हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी लोगों का टारगेट फॉर आईक्यू में। यहाँ पे हम लोग उत्तराखंड परीक्षा जो जुडिशरी की होने वाली है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज को कवर कर रहे हैं। जीएस की भी सीरीज चल रही है, साथ साथ लॉ की भी सीरीज चल रही है। इन क्वेश्चन के माध्यम से आप इजीली वहाँ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर कर सकते हैं। ये स्पेशल उत्तराखंड के लिए ही सीरीज बनाई जा रही है, तो इसमें आपको उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो वहाँ पे लॉ में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के उस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ये जो लेक्चर है इसमें लॉ के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, सारे क्वेश्चन मिक्स टाइप के इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा वैवाहिक स्थिति के दौरान की गई संसूचनाएं प्रकट करने से संरक्षित करती हैं? मतलब वैवाहिक स्थिति के दौरान जो संसूचनाएं प्रकट की जाएंगी उनसे संरक्षण प्राप्त है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत? तो इसका सही आंसर होगा धारा 22। धारा 22 के अंतर्गत जो वैवाहिक स्थिति के दौरान संसूचनाएं प्रकट की जाती हैं उनको संरक्षित करने के लिए प्रावधान दिया गया है भारतीय दंड संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर आरोप है कि उसने रेल यात्रा बिना टिकट लिए किया है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था किस पर होगा? उसके पास टिकट था, यह साबित करने का भार किस पे होगा? आरोप क्या है कि उसने बिना टिकट के रेल यात्रा किया है, तो इसका जो होगा वो ए पे स्वयं होगा। इसका भार ए पे स्वयं होगा। ए को स्वयं साबित करना होगा कि उसके पास टिकट था। अगला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे साक्ष्य नहीं माना गया? इनमें से किसे साक्ष्य नहीं माना गया है, आप ये बताइए। तो इसका सही आंसर होगा अनुश्रुत साक्ष्य। अनुश्रुत साक्ष्य वो होते हैं जो कहीं सुनी बातों पे आधारित होते हैं, इनको साक्ष्य की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। अगला है, पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का जो ये वाद है, इनमें से निम्नलिखित में से ये वाद किससे संबंधित है? पलविंदर कौर और पंजाब राज्य का वाद इनमें से किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ये है पलविंदर कौर संस्वीकृति से संबंधित वाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अन्यत्र उपस्थिति से संबंधित है? अन्यत्र उपस्थिति से संबंधित कौन सी धारा है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा धारा 11। धारा 11 अन्यत्र उपस्थिति से संबंधित है। इसमें क्या है कि जब अपराध जिस जगह पे हुआ है, अगर ये साबित कर दिया जाए कि वहां पे जब अपराध हुआ है वहां पे वह व्यक्ति जिस पे आरोप है वह उपस्थित नहीं था, इससे संबंधित प्रावधान करता है धारा 11। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखिए, पक्षद्रोही साक्ष्य बिल्कुल सही है, 154 में ही है। साक्षी की विश्वसनीयता का आक्षेप ये 155 में ही है। और स्मरण को ताजा करने के लिए पूछे गए क्वेश्चन ये 159 में ही है। धारा 154 इसमें 24 में वृत्ति की सूचनाएं नहीं दी गई हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान कर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। अब आपको बताना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम किन पर लागू होता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस पर होता है? सिर्फ न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है, शपथ पत्रों में लागू नहीं होता है, मध्यस्थ के बीच कार्यवाही में भी लागू नहीं होता है, सिर्फ ये न्यायिक कार्यवाहियों में ही लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, बोलने में असमर्थ एक साक्षी है, वह अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है। इस प्रकार जो दिया गया साक्ष्य है वो किस प्रकार का समझा जाएगा? इस प्रकार दिया गया साक्ष्य किस प्रकार का समझा जाएगा? तो यह मौखिक साक्ष्य की कैटेगरी में आएगा। अगर बोलने में असमर्थ व्यक्ति अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है तो यह मौखिक साक्ष्य की कैटेगरी में आएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को न्यायालय के संवैधानिक रूप से वैध अभिनिर्धारित किया गया था? देखिए, कौन सा वाद ऐसा था जिसमें धारा 27 को न्यायालय ने उसको संवैधानिक रूप से वैध निर्धारित किया था? तो वो कौन सा वाद था? वो वाद था दोस्तों
देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस वाद में धारा 27 जो है भारतीय साक्षर नियम की, इसकी संवैधानिकता को जज करना था और उसको वैध ठहराया गया था। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत बलात् संघ के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति न होने की अवधारणा किस धारा में प्रावधानित है? ये आप बताएंगे कि किस में प्रावधानित है, तो इसका सही आंसर होगा धारा 114 सब क्लॉज ए में ये निर्धारित किया गया है। अगला है सामान्यतः कब सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? सूचक प्रश्न जो होते हैं ये कब पूछे जा सकते हैं, आपको बताना है। सूचक प्रश्न किस में दिए हुए हैं, कमेंट बॉक्स में धारा बताइएगा किस में सूचक प्रश्न का प्रावधान किया गया है। और ये पूछे जाते हैं प्रति परीक्षा में, प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रणतीश शाह बना श्रीमती शोमा शाह एवं अन्य, ये 2016 का केस है। इसका वाद ये किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट केस है तब यहाँ पे लिया गया है। ये केस किससे संबंधित है, तो ये डीएनए परीक्षण से संबंधित केस है। अगला है ए सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशन न्यायाधीश बी के समक्ष विचारण होते समय एक पुलिस अफसर की हत्या करने का प्रयत्न किया। इस वाद में क्या बी का परीक्षण हो सकता है? आप बताएं, बी का परीक्षण हो सकता है इस वाद में, ये पूछा गया है। तो ये देखिए इसका सही आंसर होगा बी की यह परीक्षा की जा सकेगी कि क्या यह घटित हुआ है, अन्यथा नहीं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है एक मुवक्किल ए अटॉर्नी बी से कहता है कि मैंने कूट रचना की है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रतिरक्षा करें। क्या यह वित्तीय संसूचना के अंतर्गत संरक्षित होता है? अगर ऐसा वो स्वीकार करता है, मुवक्किल अटॉर्नी से यह स्वीकार कर लेता है, तो क्या ये होगा, तो ये प्रकटन संरक्षित है। प्रकटन से ये संरक्षित है। वो जाके दूसरे को या कोर्ट में नहीं बता सकता है कि इसने मेरे समक्ष ये कहा है, या वो साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जाएगा। इस प्रकटन को संरक्षित करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उन दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के पेश किए जाने से संबंधित हैं जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिनका उन पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता है? तो आपको ये बताना है, इसका सही आंसर होगा धारा 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व को साबित करने के लिए कितने साक्षियों की आवश्यकता होती है? किसी तत्व को जो साबित करना है उसके लिए कितने साक्षियों की आवश्यकता होती है, यह आपको बताना है। तो देखिए कोई विशिष्ट साक्षियों की संख्या अपेक्षित नहीं है, केवल एक से भी हो सकता है, एक से ज्यादा से भी हो सकता है और कई से भी हो सकता है। उससे साक्षियों की संख्या इसमें साबित करने के लिए तत्व को जरूरी नहीं है। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत प्रश्न करने या पेश किए करने के आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति का उपबंध दिया गया है? किस धारा में दिया गया है आपको बताना है। तो ये दिया गया है धारा 165 में। अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी में अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है। किस धारा के अंतर्गत अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है, यह आपको बताना है। तो अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन मजिस्ट्रेट अन्वेषण अवधि में कुल 90 दिनों के लिए निरोध में रखने के लिए अधिकृत करते हैं यदि अपराध दंडनीय है। किस कारावास से दंडनीय अपराध में 90 दिनों के निरोध में रखने के लिए, 90 दिनों के कस्टडी में रखने के लिए अन्वेषण अवधि को पूरा होने तक के मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है। धारा 167 में कितने दिनों का होगा, तो ये है इसका सही आंसर। यह सभी या तो मृत्युदंड से हो, ये भी बिल्कुल सही है, आजीवन कारावास से हो तब, और 10 वर्ष से अन्यून यानी 10 वर्ष से कम आयु के कारावास से ना हो तब। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 118 संबंध है। धारा 118 किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। तो देखिए धारा 118 संबंधित है कौन साक्ष्य
दे सकता है, कौन साक्ष्य दे सकता है, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत साक्षी की भावभंगिमा के बारे में मजिस्ट्रेट को टिप्पणियां अभिलिखित करने का उपबंध दिया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता में भावभंगिमा पे जो स्टेटमेंट या टिप्पणी लिखने का अधिकार होता है, ये किस धारा में दिया गया है, ये आपको बताना है। तो मजिस्ट्रेट को किस में दिया गया है, तो ये दिया गया है धारा 280 में। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 482 अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, यह आपको बताना है। तो ये किया जा सकता है केवल उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 460 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अनियमितता कार्यवाही को दूषित नहीं करती है? कौन सी अनियमितता कार्यवाही को दूषित नहीं करती है, आपको बताना है। तो ये है धारा 94 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी करना, ये कार्यवाही को दूषित नहीं करती है। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा कोई मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया जा सकता है, किस धारा के अंतर्गत सुपुर्द किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो ये किया जा सकता है धारा 209 और धारा 323 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुलिस डायरी का क्या अर्थ है? पुलिस डायरी का अर्थ क्या होता है दंड प्रक्रिया संहिता में, किस धारा में बताया गया, ये भी आप बताइए। और पुलिस डायरी का क्या मतलब होता है, ये भी आप बताइए। तो इसका सही आंसर होगा धारा 172 के अंतर्गत अन्वेषण कार्य का अभिलिखित करना, ये पुलिस डायरी का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अविवाक सौदेबाजी से संबंधित अध्याय कौन सा है? 21A किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया था? जो 21A है, ये किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 2006 में। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357A के अनुसार जहां अपराधी का पता नहीं लग पाता है, वहां पीड़ित या उसके आश्रित प्रतिकर हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस संदर्भ में राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को किस अवधि के सीमा के भीतर जांच पूरी कर लेनी चाहिए? आपको ये बताना है कितनी अवधि में जांच पूरी कर लेनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा 2 अवधि में जांच, यानी 60 दिन में जांच पूरी कर लेनी चाहिए। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा सामान्यतः जनता द्वारा कुछ अपराधों की सूचना पुलिस को देने का दायित्व विहित करती है? जनता द्वारा पुलिस को सूचना देने का दायित्व जनता पर विहित करती है, कौन सी धारा है दंड प्रक्रिया संहिता की, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा धारा 39। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 के अंतर्गत पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामले में रिपोर्ट किसको भेजेगा? किसको रिपोर्ट भेजेगा, ये आपको बताना है। तो ये भेजेगा जिला मजिस्ट्रेट को। धारा 58 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए जितने भी लोग होंगे जो वारंट के बिना गिरफ्तार होंगे, उनका पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी होगा वो जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया से संबंधित है? जो संक्षिप्त प्रक्रिया से संबंधित है वो कौन सी धारा है? तो इसका सही आंसर होगा धारा 344। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता में पीड़ित शब्द परिभाषित है, पीड़ित शब्द को किस में परिभाषित किया गया है, किस धारा में परिभाषित किया गया है, ये आपको बताना है। तो पीड़ित शब्द को किया गया है सेक्शन 2 सब क्लॉज WA में किया गया है। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृत व्यक्ति को जमानत पे छोड़े जाने का प्रावधान करती है? कौन सी धारा है जो ये प्रावधान करती है? तो ये धारा है धारा 330। 330 में जो विकृत व्यक्ति होता है, इसको अन्वेषण या विचारणा में लंबित रहने तक केस को छोड़ने का प्रावधान जमानत पे किया जाता है। अगला है, दंड प्रक्रिया संहिता
कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा यह बताती है कि सत्र न्यायालय में अपील की सुनवाई कैसे होती है। जो सत्र न्यायालय में अपील की सुनवाई है यह किस प्रकार होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में कौन सी धारा प्रावधान करती है, तय करती है धारा 381। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकतम कितनी अवधि के लिए प्रतिभूति देने का आदेश किया जा सकता है। 107 के अंतर्गत जो शांति बनाए रखने के लिए कितने वर्ष की प्रतिभूति देने का आदेश किया जा सकता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 1 वर्ष की। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपील के संक्षिप्त तथा खारिज करने से संबंधित है। कौन सी धारा है जो अपील को खारिज करने से संबंधित है, तो यह है धारा 384। 384 में यह प्रावधान दिया गया अपील को खारिज करने का। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा अपीलीय न्यायालयों की शक्तियों से संबंधित है। अपीलीय न्यायालयों की शक्तियों से संबंधित कौन सी धारा है, यह आपको बताना है। तो ये धारा है धारा 386। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से न्यायालय आपराधिक न्यायालय बताए गए हैं। इनमें से कौन से न्यायालय आपराधिक न्यायालय हैं, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय में आता है, सत्र न्यायालय भी आपराधिक न्यायालय में आता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भी आपराधिक न्यायालय में आता है। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है किससे संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में नहीं है। किससे संबंधित प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में नहीं है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा पुनरावलोकन से संबंधित प्रावधान नहीं दिए गए हैं। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 407 किससे संबंधित है। धारा 407 ये कौन सा प्रावधान करती है, तो ये करती है मामलों और अपील को स्थानांतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है। अगला है सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता में कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट उपबंधित है। किस धारा के अंतर्गत उपबंधित है, यह आपको बताना है। तो यह रिपोर्ट उपबंधित है धारा 293 में। अगला क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक व्यक्ति पर एक ही प्रकार के एक से अधिक अपराधों का अभियोग जो कि 12 माह की अवधि में किए गए हैं, चाहे वे एक व्यक्ति के बारे में हो या नहीं, इनमें से कितने अपराधों के लिए एक ही विचारण के आरोप लगाया और विचारण किया जा सकता है, आप बता सकते हैं। तो एक इसमें दिया हुआ है कौन सा दिया, कितने अपराधों के लिए विचारण के आरोप लगाया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 3 प्रकार के विचारणों के लिए एक ही आरोप लगाया जा सकता है। ए ने बी को 2 दांत तोड़ दिए। अब ए ने किस प्रकार का अपराध किया है। ए ने अगर बी के 2 दांत तोड़ दिए हैं तो किस प्रकार का अपराध किया है, यह आपको बताना है। तो इसका सही है घोर उपहति का। आप बताइएगा आईपीसी में किस सेक्शन में दिया हुआ है, आईपीसी सेक्शन, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि किस सेक्शन में घोर उपहति के बारे में प्रावधान दिया हुआ है। अगला है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश को कितनी अधिकतम अवधि के लिए राज्य सरकार आगे बढ़ा सकती है। 144 में जो मजिस्ट्रेट आदेश देगा उसको राज्य सरकार कितनी अवधि के लिए आगे बढ़ा सकती है, आपको बताना है। तो इसका 6 माह की अवधि से ज्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। जो आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा है ये किस में दी गई है, भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में किस में दी गई है, तो ये दी गई है अध्याय 5A में। कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार जो है ये मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है, मृत्यु कारित करने तक नहीं होता, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है रिष्ट या गृहतिचार। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत कब शरीर के प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है, आपको बताना है कब मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए मृत्यु के होने का भय हो तब भी मृत्यु कारित करने तक होता है,
शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, और व्यपहरण होने का हो तब भी, और अम्ल द्वारा हमला होने पर भी है। तो ये सभी इसके अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ए भारत सरकार के विरुद्ध विप्लव में शामिल होता है। ए ने अपराध किया है, किस प्रकार का अपराध ए ने किया है यह आपको बताना है। तो ए ने भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अधिकार अपराध किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा अपराध करने में अक्षम के सिद्धांत पर आधारित है। इनमें से कौन सी धारा अपराध करने में अक्षम के सिद्धांत पर आधारित है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा धारा 82। धारा 82 जो है ये अपराध करने में अक्षम के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है, बलात्संग की पीड़िता की पहचान का प्रकटीकरण भारतीय दंड संहिता की धारा किस धारा में दंडनीय अपराध है। आपको बताना है, जो बलात्संग की पीड़िता होती है इसकी पहचान का अगर प्रकटीकरण कोई करता है, तो जाहिर करता है, तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत वह दंडनीय अपराध करता है। तो यह सही होगा धारा 228 ए में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, उद्यापन जो दिया हुआ है एक्सटॉर्शन, ये 383 में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। डकैती जो है, डकैती 391 में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। और जो चोरी दिया हुआ है 378 में दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल सही। लूट जो दिया हुआ है ये 389 में नहीं है, इसका सही आंसर होगा ये। अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि लूट किस सेक्शन में दिया हुआ है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे लूट किस सेक्शन में दिया हुआ है। तो ये आज के हम लोग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने डिटेल में कवर किया है। इस ऐसे ही और लेक्चर आते रहेंगे। लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक